नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भाग। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। रतन टाटा पर मिस्ट्री का नया वार। कहा टाटा ग्रुप किसी एक की जागीर नहीं। टाटा का पलटवार, मिस्ट्री ने ग्रुप को अपनी जागीर बनाया। जीएसटी 1 अप्रैल 2017 से लागू होना मुश्किल। डुअल कंट्रोल पर केंद्र और राज्य में कोई झुकने के लिए तैयार नहीं। डिजिटल पेमेंट पर दुकानदार और खरीदार दोनों को टैक्स में छूट देगी सरकार। आवाज से खास बातचीत में नीति आयोग के सीईओ ने भी माना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। सबसे फास्टेस्ट पंचायत जो कैशलेस बनेंगी, उन 50 पंचायत को हम डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर देंगे। हार्ट अटैक के बाद लाइफ सपोर्ट पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। सलामती के लिए दुआओं का दौर। चेन्नई समेत राज्य में कई जगह पर हाई अलर्ट। कर्ज सस्ता होने की उम्मीद ने बाजार में भरा जोश। निफ्टी 8100 के पार। आवास पोल में ज्यादातर लोगों की राय 4.5% तक सस्ता होगा कर्ज। 2016 का स्टॉक बेचने के लिए टाटा का ऑफर। कारों पर डिस्काउंट बढ़ाकर 30,000 रुपए तक किया। 899 में लीजिए हवाई सफर का मजा। जेट एयरवेज ने 4 दिन के लिए लॉन्च किया स्पेशल ऑफर। टाटा और मिस्त्री के झगड़े का अंत नहीं हो रहा। आज एक बार फिर से सारस मिस्त्री ने रतन टाटा पर चिट्ठी बम फोड़ा। मिस्त्री ने ईजीएम के दौरान शेयर होल्डर से कहा कि टाटा ग्रुप किसी एक की जागीर नहीं, बल्कि इस पर सभी शेयरधारकों का हक है। इधर टाटा ने भी जोरदार पलटवार किया है। टाटा ग्रुप की महाभारत पर बात करने के लिए अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी निधि। निधि, क्या ताजा अपडेट है इस पर? और हमने शाम को ही आपसे बात की थी कि किस तरीके से चिट्ठी बम फोड़ा सारस मिस्त्री ने, लेकिन अब रतन टाटा की तरफ से भी जवाब आ गया है। जी, ये जो टाटा मिस्त्री की जो लड़ाई है, ये बात विवाद से बहुत आगे निकल चुकी है। तुरंत पलटवार हो रहे हैं दोनों तरफ से। तो जैसे साइरस मिस्त्री जी ने कहा कि ये किसी की जागीर नहीं है, टाटा का जो ग्रुप है, और उन्होंने डायरेक्टली शेयर होल्डर से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है और शेयर होल्डर्स को अब थोड़ा जागरूक होना चाहिए और उठ के अपनी आवाज उठानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो कुछ भी टाटा ट्रस्ट में हो रहा है, टाटा सन्स में हो रहा है, वो उनको पता हो। और उन्होंने काफी संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से हम चला रहे हैं जैसे कि ये किसी की जागीर है। हम जो काम कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो डिसीजन ले रहे हैं, उसके बारे में किसी को भी कोई साफ बात पता नहीं है। तो इसके ऊपर टाटा ने अब अपना बयान जारी किया और टाटा ने बोला है कि जब फैशनेबल नहीं था कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड इस्तेमाल करना, तब से पिछले 100 सालों से टाटा ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। टाटा ने हमेशा से जो कोई भी डिसीजन लिया है वो काफी ट्रांसपेरेंट रहा है। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि साइरस मिस्त्री ने जब से टाटा ज्वाइन किया था, तब से उन्होंने उसको अपना गढ़ बना लिया था और वो इस तरीके से शासन कर रहे थे वहां पे कि जैसे वो उनकी जागीर हो। तो अब टाटा ने क्लियरली ये बोल दिया कि जिस तरीके के जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये पहले भी लगाए गए थे, ये अलग तरीके से लिख के भेजे जा रहे हैं और इसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं बताई है। विपिन, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर जो पूरी चिट्ठी लिखी उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े इशू हैं टाटा ग्रुप के अंदर। सारस मिस्त्री की मैं बात कर रहा हूं निधि, वो आरोप क्या थे? साइरस मिस्त्री ने यह कहा है कि जिस तरीके से उनको निकाला गया, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जैसे नुस्ली वाडिया थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्लियरली उनको निकाला गया। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि आप इस तरीके से उठा के किसी को आप बाहर नहीं भेज सकते, उनको आप एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमने बाकी भी लोगों से बात की, जैसे हमने निर्मला कुमार जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वैसे भी किसी भी तरह साइरस जी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा था अगले साल, तो अगर वो इंतजार कर लेते तो वो बाद में निकल ही जाती। जिस तरीके से पूरा इंसिडेंस हुआ है, ये पूरा एपिसोड खुला है, इसको इस तरीके करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर स्पेशली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का जो रोल पे रहा है इस पूरे एपिसोड में, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा है। राइट, बहुत शुक्रिया निधि हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस पूरे टाटा मिस्त्री विवाद पर सेबी के पूर्व ईडी जीएन गुप्ता का कहना है कि शेयर होल्डर्स को टाटा मिस्त्री की तूतू मैमे पर ध्यान न देकर कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। हर किसी कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट है और मेरी कंपनी में मुझे कैसे बिहेवियर करना चाहिए। तो उनको जो पैरामीटर्स हैं एनालिसिस के, उनको ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि टाटा सन्स में क्या झगड़ा चल रहा है, क्योंकि टाटा सन्स का झगड़ा, लेट टाटा सन्स हैंडल दैट झगड़ा। हमको इस कंपनी में, हमारे इस बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोर्ड डिवाइडेड हो
और आदमी की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तो वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस पूरे झगड़े में जो सबसे ज्यादा नुकसान शायद हो रहा है वो टाटा ग्रुप की कंपनीज को ही हो रहा है, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन और जिन चेयरमैन को निकाल दिया है, टाटा और मिस्त्री का जो झगड़ा है उसका पूरा इंपैक्ट कंपनी परफॉर्मेंस पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी में डुअल कंट्रोल को लेकर लंबा पेच फंस गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र और राज्य के बीच मतभेद काफी बढ़ गए हैं। केंद्र राज्यों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। राज्य डुअल कंट्रोल पर बराबरी का हक चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं मान रहा है राज्य। तो ये पूरे सवाल अब उठ रहे हैं कि आगे जीएसटी का क्या होगा। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, ये बताइए कि क्या ऐसा फॉर्मूला या मांगे रख दी है राज्यों की जिस पर केंद्र सहमत नहीं है? बिल्कुल। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक रविवार को हुई है उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच दूरियां काफी हद तक खत्म होती जा रही हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र से हमने बातचीत की तो अब ये संकेत निकल कर आया है कि ये दूरियां खत्म होने की बजाय दूरियां और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय के उस सूत्र ने साफ तौर से कहा कि केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों की मांगों को मानना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जिस फॉर्मूले को राज्य सरकारें सुझा रही हैं उस फॉर्मूले पर अमल किया गया तो 93% टैक्स पेयर्स राज्य सरकार के टैक्स अधिकारियों के अधीन चले जाएंगे। केंद्र सरकार के टैक्स अधिकारियों के अधीन सिर्फ 7% टैक्स पेयर्स रहेंगे, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के अधीन चला जाएगा। जबकि केंद्र सरकार के पास टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों की बड़ी फौज है, उनका क्या होगा? लिहाजा केंद्र सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है, राज्य सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में मतभेद सुलझेगा इसकी संभावना काफी हद तक कम दिख रही है और काफी मुश्किल भी है। तो ऐसे में लक्ष्मण, अब सवाल ये उठता है कि जो 1 अप्रैल 2016 की डेडलाइन है उसका क्या होगा और यहां से आगे क्या रास्ता है? दरअसल इस मुद्दे पर कि 1 अप्रैल 2017 से हमें जीएसटी लागू करना है, इसीलिए हम कुछ समझौता कर लें, इस मूड में वित्त मंत्रालय या फिर कहें केंद्र सरकार बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। उन्होंने साफ किया है कि सिर्फ 1 अप्रैल से डेडलाइन को पूरा करने के लिए हम बहुत बड़ा कदम या फिर बहुत नरमी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 16 सितंबर 2017 के बाद हर हाल में आपको जीएसटी लागू करना है, क्योंकि 16 सितंबर 2017 तक जीएसटी लागू नहीं करते हैं तो ना तो केंद्र को और ना ही राज्य को टैक्स लगाने का कोई अधिकार रह जाएगा। यानी केंद्र सरकार शायद अब ये दबाव बनाने की कोशिश करेगी कि 1 अप्रैल से ना सही आगे चलकर आपको जीएसटी के लिए मानना ही होगा, नहीं तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और फिर राज्य सरकार इस संवैधानिक संकट के दबाव में झुक जाए और फिर केंद्र और राज्य के बीच इस स्तर पर आकर सहमति बन जाए और तब जाकर के जीएसटी से जुड़े हुए तीनों बिल को मंजूरी मिलेगी, फिर संसद से मंजूरी मिलेगी, तब जाके ये बिल जो है अमल में आएगा और फिर जीएसटी सरकार 1 अप्रैल से ना सही आगे चलकर बीच कारोबारी साल में ही इसे लागू कर सके। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो कुल मिला के अभी के जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2017 को लागू हो पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य एक पेज पर नहीं आ पा रहे जहां तक डुअल कंट्रोल का मुद्दा है। चलिए बात करेंगे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। हार्ट अटैक के 24 घंटे बीतने के बाद भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं है। हालांकि दिल्ली एम्स और अपोलो के डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी हुई है। लंदन ब्रिज हॉस्पिटल के डॉक्टर रिचर्ड ब्रेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अपोलो अस्पताल ने भी ट्वीट कर कहा है कि डॉक्टरों की टीम जयललिता को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं हॉस्पिटल के बाहर अम्मा समर्थकों का हुजूम है, लोग उनकी सलामती के लिए दुआएं मांग रहे हैं। जयललिता की जान को लेकर अफवाहों का दौर भी चल रहा है। आपको बता दें कि एक लोकल टीवी चैनल की ओर से जयललिता के नहीं रहने की खबर चलाए जाने के बाद हॉस्पिटल के बाहर अम्मा समर्थकों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इतना ही नहीं, एआईएडीएमके के दफ्तर पर झंडा भी झुका दिया गया था। हालांकि बाद में हॉस्पिटल ने खबर का खंडन किया तो पार्टी ऑफिस पर झंडे को फिर चढ़ाया गया। इस बीच चेन्नई के पुलिस आयुक्त ने एक बयान जारी कर सभी पुलिसकर्मियों को अगले आदेश तक ड्यूटी पर तैनात रहने के लिए कहा है। चेन्नई हाई अलर्ट पर है। करीब 75% पुलिस वालों को ग्राउंड पर तैनात किया गया है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। और हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे चेन्नई से। तो अरुण, आप 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। जयललिता को जो हार्ट अटैक वाली बात थी, डॉक्टर्स का कहना था कि 24 घंटे शुरुआत के बड़े क्रूशल होंगे उनके लिए। तो क्या किसी तरह की सेहत में सुधार की कोई खबर अस्पताल की तरफ से?
देखिए, यही तो मुश्किल है कि जो उम्मीद डॉक्टर कर रहे थे, कल शाम को 5:30 बजे उनको दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर से उम्मीद कर रहे थे 24 घंटा उनको मॉनिटरिंग उनकी चल रही थी। डॉक्टर्स को उम्मीद था कि जो महत्वपूर्ण अंग है वो काम करना थोड़ा बहुत शुरू करेंगे और उसके बाद उनको रिकवर करने में आसानी होगी। लेकिन आज शाम को 5:30 बजे तक कोई हरकत उन अंगों में नजर नहीं आई उनको, इसलिए थोड़ी सी स्थिति खराब है इसमें जयललिता की। और डॉक्टर्स ने जो बताया है हमें मीडिया को, दोपहर में एक प्रेस रिलीज जारी की थी उन्होंने हेल्थ बुलेटिन, उसके बाद शाम को बताया ट्वीट करके, उसमें उन्होंने एक आते कि वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन। तो स्थिति जो है वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि 25-30% चांसेस अभी भी हैं उनको रिकवर करने के लिए और उसी दिशा में यानी पॉजिटिव नोट पे वो लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। और शाम होते होते जब इस तरह की अफवाहें मीडिया में फैली, उसके बाद डॉक्टर्स ने एक बार फिर से ट्वीट किया और उनका ये कहना था, हॉस्पिटल ने ट्वीट किया, उसका ये कहना था कि अभी भी जयललिता का है। चलिए, यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कैशलेस रास्ते पर कैसे फंस रहा है ट्रांजैक्शन चार्ज का रोड़ा, देखिए आगे। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर आपको टैक्स छूट मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तय सीमा से ज्यादा नकदी के लेन देन पर सरचार्ज भी लगा सकती है। क्या है सरकार की पूरी योजना, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप जितनी खरीदारी करेंगे आपका टैक्स बोझ उतना ही हल्का होता जाएगा। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसे ही एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके मुताबिक आप जब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी डिजिटल तरीके से लेन देन करेंगे, आपके खाते में उसके मुताबिक पॉइंट्स जुड़ते चले जाएंगे और साल के अंत में इन पॉइंट्स के आधार पर आपको इनकम टैक्स छूट मिल सकती है। या फिर एक तय सीमा से ज्यादा का लेन देन डिजिटल तरीके से करें तो आप टैक्स छूट के हकदार हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कारोबारी या दुकानदार तय सीमा से ज्यादा का पेमेंट डिजिटल तरीके से करता है तो उसे वैट या सेल्स टैक्स में छूट मिल सकती है। शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक 50% से ज्यादा लेन देन डिजिटल तरीके से करने पर टैक्स छूट दी जाएगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस सीमा में बदलाव किया जा सकता है। नीति आयोग के सीईओ ने सरकार की योजना का ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि सिर्फ डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए बल्कि कैश में लेन देन को हतोत्साहित भी नहीं करना चाहिए। अगर आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, कैश को कम करना चाहते हैं, तो एक सिस्टम ऑफ इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव लॉन्ग टर्म में बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट फिर अपने आप डिजिटल पेमेंट को पुश करेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार नकदी में लेन देन को हतोत्साहित करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक एक तय सीमा से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर सरचार्ज लगाया जा सकता है या फिर तय सीमा से ज्यादा नकदी के लेन देन पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। इसकी सिफारिश काले धन पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने भी की है। वैसे तो ये प्रस्ताव काफी दिनों से सरकार के पास लंबित थे, लेकिन नोटबंदी के बाद सरकार ने जब से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का फैसला लिया है, इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय में इन प्रस्तावों पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले बजट में इसका ऐलान भी किया जा सकता है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। सरकार भले ही लोगों को कैशलेस होने के लिए कह रही है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये इतना आसान नहीं है। देश में कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी समस्या है ट्रांजैक्शन चार्ज। एक तरफ कारोबारियों ने सरकार से ट्रांजैक्शन चार्ज को हटाने की मांग रखी है, तो दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट मानते हैं कि ये डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए टिकाऊ नहीं होगा। नोटबंदी के बाद भले ही कई बैंकों ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज को 31 दिसंबर तक के लिए हटा दिया हो, लेकिन इस छूट को लंबे समय तक जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ट्रांजैक्शन चार्ज वो रकम है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में व्यापारी बैंक को देते हैं। आमतौर पर 2% तक की रकम ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में ली जाती है। बैंकों का कहना है कि उनके लिए इस खर्च का बोझ लंबे समय तक उठा पाना संभव नहीं होगा। अगर ये चार्ज नहीं देंगे तो फिर बैंक्स भी नहीं लगाएंगे और मर्चेंट्स भी नहीं लगाएंगे आगे जाके, तो फिर इसीलिए, और मर्चेंट्स लगाएंगे तो उनका भी फायदा होगा क्योंकि उनका सेल बढ़ जाएगा। इंडिया में उतने लेवल के चार्जेस टॉलरेबल नहीं होंगे, तो कुछ चार्जेस तो रखने पड़ेंगे। एकदम फ्री पे इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा। या तो आप गवर्नमेंट से सब्सिडी दें, गवर्नमेंट सब्सिडी देंगे, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन पे असर आएगा। तो उससे बेटर है कि एक वायबल स्ट्रक्चर उनको बनाने के लिए थोड़ा चार्ज लेना अलाउ करना चाहिए। हालांकि बैंकर्स का ये भी मानना है कि जैसे जैसे लोगों को डिजिटल पेमेंट की आदत लग जाएगी, ट्रांजैक्शन चार्ज खुद ही कम हो जाएंगे।
When the customer will be like to use the more digitization, cash transaction will be not happen, and more risk will be come down on that. So that will be help to the banking industry to reduce their cost on that. बैंकों का कहना है कि कार्ड का इस्तेमाल बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा दुकानदारों को ही होगा, इसलिए ट्रांजैक्शन चार्ज का बोझ उन्हें ही उठाना चाहिए। लेकिन दुकानदारों की दलील है कि कम मुनाफे की वजह से उनके पास इस चार्ज का बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। रोहन सिंह, दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि एटीएम से बिना चार्ज लिए नकदी निकासी की सीमा तय करने का फैसला नीतिगत निर्णय है और अदालत में इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आरबीआई के वकील ने कोर्ट से इस याचिका को ठुकराने की बात भी कही। याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि ग्राहकों को अपने बैंक एटीएम से बिना किसी चार्ज के असीमित लेन देन की सुविधा दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए अगले साल 12 अप्रैल की तारीख दी है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार 6 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु के ग्राहकों को अपने बैंक एटीएम से महीने में 5 बार बिना किसी चार्ज के पैसे निकालने की छूट है। उसके बाद हर निकासी पर उन्हें 20 रुपए देने होते हैं। अब बात करेंगे बाजारों की नजरें कहां हैं, जो बुधवार को अपने आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर जो टिकी हुई हैं। सरकार के डीमोनेटाइजेशन के फैसले के बाद इस पॉलिसी में रिजर्व बैंक दरों में कितनी कमी कर सकता है, ये जानने के लिए सीएनबीसी आवाज ने बैंकर्स पोल कराया। पोल में शामिल 75% जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक दरों में 0.25% की कटौती करेगा। वहीं 25% लोगों का मानना है कि दरों में 0.5% तक की कमी हो सकती है। तो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से आज शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। बैंक शेयरों में तेजी से सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% तेज बंद हुए। सेंसेक्स 118 पॉइंट चढ़ा, जबकि निफ्टी 8,100 के पार गया। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक थी। यस बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खासी तेजी रही। ऑटो शेयरों में भी रफ्तार दिखी, खासकर अशोक लेलैंड, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छा उछाल दिखा। इसके अलावा डिमांड बढ़ने के कारण ब्रिटानिया, पीएनजी और टाटा ग्लोबल जैसे एफएमसीजी शेयरों में भी चमक आई। हालांकि आईटी शेयर्स पर आज दबाव रहा। और टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल में फिर दिखा पीएम मोदी का दम। पूरा डिटेल देखिए आगे। टाइम मैगजीन के रीडर्स ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चुना है, लेकिन मोदी को यह खिताब मिलेगा या नहीं, इस पर मैगजीन के एडिटर्स परसों यानी 7 दिसंबर को फैसला लेंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बन पाएंगे? रीडर्स पोल में पीएम मोदी ने बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसी दिग्गज हस्तियों को पछाड़ दिया है। नरेंद्र मोदी को 18% वोट मिले हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 7% और अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 7% वोट मिले हैं। लेकिन रीडर्स पोल और एडिटर्स के फैसले अक्सर अलग अलग होते हैं। मोदी 2014 में भी टाइम्स रीडर्स पोल के विजेता रह चुके हैं, लेकिन तब पर्सन ऑफ द ईयर बन गए थे इबोला फाइटर्स। इस बार क्या होगा, ये जानने के लिए 7 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर हैं और अपने प्रोडक्ट को देश और दुनिया में बेचना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ग्लोबल ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन ने भारत में लॉन्चपैड नाम से एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कैसे आप इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं, बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। बतौर स्टार्टअप अब आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस देकर आप अमेजॉन के ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना माल बेच सकते हैं। जो हमारे लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी वेबसाइट है, हमारी रीच जो है, वो हमारे मार्केटिंग टूल्स, हमारे अकाउंट मैनेजमेंट सपोर्ट यूज कर पाएंगी सो दैट वो नोटिस्ड हो, वो अपनी ब्रांड बना सकें। और क्योंकि लॉन्च पैड एक ग्लोबल प्रोग्राम है, 7 कंट्रीज में है ये प्रोग्राम, तो जब वो तैयार हो तो वो इन किसी भी कंट्रीज में उसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च कर सकती है। अमेजॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के लिए स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल की फंडिंग जरूरी है। साथ ही प्रोडक्ट 30 दिन में शिपमेंट के लिए तैयार होना चाहिए। स्टार्टअप्स के मुताबिक अमेजॉन लॉन्च पैड उनके लिए सस्ता और बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। हम एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि जितना अमेजॉन का रीच है ऑलरेडी, उतना हम लोग अगर अपना रीच करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा हमको मनी मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ेगा। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजॉन लॉन्च पैड, बिकॉज हम एक अलग मार्केट को टारगेट कर सकते हैं जहां पर हम अभी टारगेट नहीं कर पा रहे ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, यू कैन से।
Amazon के लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म को लंदन, अमेरिका, चीन और कनाडा जैसे देशों में लॉन्च किया जा चुका है। Amazon का दावा है कि इन देशों में लॉन्च पैड पर आने के बाद कंपनियों के प्रोडक्ट्स की बिक्री 37 गुना तक बढ़ी है। कंपनी को उम्मीद है कि भारतीय स्टार्टअप के लिए लॉन्च पैड एक बड़ा बाजार साबित होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। नोटबंदी के बाद बिक्री बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स ने कारों पर डिस्काउंट बढ़ा दिया है। कंपनी ने जेस्ट, बोल्ट और सफारी जैसी कारों पर डिस्काउंट 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया है। बिक्री बढ़ाने के लिए हाल ही में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने भी कारों के दाम घटाए थे। दरअसल दाम घटाने की बड़ी वजह यह भी है कि कंपनियां 2016 का स्टॉक बेचना चाहती, इसलिए भी साल के आखिर में ये डिस्काउंट दिए जाते हैं। सिर्फ 8,999 रुपए में घरेलू और 10,693 रुपए में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। जेट एयरवेज ने हॉलिडे सीजन को बनाने के लिए ऑफर दिया है। वैसे ये ऑफर सिर्फ चुनिंदा रूट्स पर ही लागू है, लेकिन जेट एयरवेज ने नए ऑफर के तहत सभी फ्लाइट्स का किराया 20% तक कम किया। यह ऑफर सोमवार से 4 दिनों के लिए है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।